हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी के ललन टॉप प्रश्न के पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 करा चुके हैं। ये सारे प्रश्न दृष्टि बुक से लिया गया है। ये काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। इसी तरह पूरे बुक को कवर किया जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और दृष्टि का ही एक और बुक आता है इतिहास का, उसके भी प्रश्न को हम लेकर आए हैं। तो अगर आप नए हैं और अच्छे प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर इसी तरह के काफ़ी प्रश्नों को प्रैक्टिस किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भारत का भूगोल का पार्ट 2। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर 4 उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो उत्पादक राज्यों में से कौन जाने जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 राज्य। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम की सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी अटल भूजल स्कीम, उसकी सहायता उपलब्ध कराने वाली कौन संस्था थी? तो विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। पहला है सिंचाई जल की क्षमता का नियंत्रण संभव है। दूसरा, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। चौथा है रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग का संभव है, ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज को क्या लाभ है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लेते हैं कौन कौन सा। तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, ये सही है। चावल की नई पौध को नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, ये भी सही है। अब मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, ये गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका में सही कौन हो जाएगा? तो सिर्फ एक आंसर हो जाएगा ए चॉइस। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है कि जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। दूसरा है कि जब सेट्स को पौधे के रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई तालिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स की जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, यह भी गलत है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है, यह सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजरा, जबकि गन्ना, कपास, केला व्यापारिक फसल है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित 2 कथनों में एक कथन को अभिकथन और तथा दूसरे के कारण कहा गया है, तो कौन सा सही है? अभिकथन है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है, और उसका कारण है सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये जो कारण है वो अभिकथन का व्याख्या भी करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक क्षेत्र में नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलनेज, जबकि चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी सभी कर्नाटक क्षेत्र में है। अगला है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना पीएम कुसुम योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब कौन कौन सा कथन पे विचार करना, तो आइए देखते हैं कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। पहला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये बिल्कुल सही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है, यह स्टेटमेंट गलत है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है एक धन कृषि पद्धतियों के परिहार, ये गलत है। न्यूनतम जोत की अपनाना, ये बिल्कुल सही है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, बागानी फसलों की खेती का परिहार, ये गलत है। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग, ये सही है। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण यानी फसल अपवर्तनों को अपनाना, ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2, 4 और 5। अगला है भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो जैविक उत्पादक के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है, तो ये गलत है। एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है, ये सही है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि भारत के निम्न राज्यों में किससे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है किस राज्य को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान। बिहार के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि में कितना है, तो द्वितीय है। भारत के राज्यों में बिहार का स्थान द्वितीय है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर 1 से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का गुणवत्ता युक्त बीज भी चाहिए, कुशल सिंचाई भी चाहिए, उर्वरकों का प्रयोग भी चाहिए, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बीज उर्वरक जल तकनीकी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नत्रजन स्थिरीकरण कारक है और एक तरफ फसल है, और इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो अजोला है वो मक्का, ये सुमेलित नहीं है, जबकि नील हरित शैवाल धान ये सुमेलित है। राइजोबियम लिग्यूमिनिसारम मटर में पाया जाता है, ये भी सही है। एजोटोबैक्टर गेहूं में, ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में है, ये गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची को 1 और 2 को सुमेलित करना है, इसमें से कौन सा सूची सही है। तो जो पश्चिम घाट है एक तरफ क्षेत्र है, स्थानांतरित खेती है, आइए मैच कराते हैं। पश्चिम घाट कहाँ है, तो कुमारी में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतरे, उत्तर पूर्वी भारत झूम कृषि, और जो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है वो है डाहिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और विभिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है, और उसके फल की गुंदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप में खोजी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। और ये देखते हैं कथन कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर के बीमा किस्त के भुगतान करना होगा, तो यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, इस योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग
को क्यों प्रोत्साहित करती है? और इसका जो सही आंसर है वो है नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, इसलिए सरकार से प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखना है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, ये बिल्कुल सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, ये गलत है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, ये सही है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, ये तीनों सही है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है हरित खेती में सन्निहित है, क्या सन्निहित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर सन्निहित है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किस चीज़ का? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है विटामिन ए का, गोल्डन राइस। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी सिक्किम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ स्थापित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करनाल में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य, 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉक्साइट लोहरदगा में पाया जाता है, ये सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ब्रेटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। और देखते हैं कि जो तांबा है वो चित्रदुर्ग में, ये गलत है। लव अयस्क बेल्लौरी में, ये सही है। मैग्नीज भीलवाड़ा में, ये सही नहीं है। बॉक्साइट कटनी में, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। अगला है अधात्विक खनिज है, कौन है इसमें से? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगमरमर अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा कि इस देश में विद्वान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है, ये बिल्कुल सही है। गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, ये गलत है। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का शक्ति राज्य सरकारों के पास है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज संपदा है, कि देखना है कि कौन सा है। आइए देखते हैं। काला हांडी जो है वो बॉक्साइट पाया जाता है। जावर में जस्ता एवं सीसा। कोलार में क्या पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोलार का वो है सोना, कोलार में सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मोसाबानी तांबा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। और इस देखते हैं कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, तो ये गलत है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, तो ये भी गलत है। राजस्थान में लव अयस्क की खदानें हैं, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चादरी अब्रक की। चादरी अब्रक की खनिजों को विश्व में अग्रणी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमेटाइट का। हेमेटाइट के लौह अयस्क का होता है खनन बैलाडीला में। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ खनिज है और एक तरफ खान है, कि देखना है कि कौन सा मैच करता है। तो आइए देखते हैं। जिंक जो जस्ता है वो जाबर में है, और जो स्वर्ण पाया जाता है वो है हट्टी में। क्रोमाइट जो पाया जाता है वो सुकिंदा में, और पायराइट जो पाया जाता है अमझोर में। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगला है गलत युग्मों को पहचानिए, किसमें से कौन सा गलत है। तो यूरेनियम कुराडिया में पाया जाता है, तो ये सही है। तांबा राजमहल में, ये भी सही है। गुलाबी संगमरमर बाबरमहल में, ये भी सही है। जिप्सम पलाना में, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला, कि एक तरफ केंद्र है और एक तरफ खनिज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं कि जो मुकु में है कोयला पाया जाता है। दिल्ली राजहरा में जो है वो पाया जाता है लौह अयस्क। कोरापुट में पाया जाता है बॉक्साइड और चित्रदुर्ग में मैग्नीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, सबसे बड़ी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैलाडीला खान। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना शस्त्रों में पाई जाती है, तो ये गलत है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलान करना है। एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है। तो गुरमहिसानी में क्या खनन होता है, तो लौह अयस्क होता है। तलचर में क्या होता है, कोयला होता है। जादूगोड़ा में क्या होता है, तो यूरेनियम के खनिज की खनन होती है। और जाबर में सीसा की होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन धातु खनिज नहीं है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी जिप्सम। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो अमगूरी पेट्रोलियम, ये सही है। लांजगढ़ बॉक्साइड, ये भी सही है। कॉम्पट्टी तांबा, ये बिल्कुल गलत है। और बेल्लारी में लौह अयस्क की खनन होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बॉक्साइड, डोलोमाइट, लौह अयस्क, टीन, ये सभी मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, ये गलत है। मछगमा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है, ये भी गलत है। ना तो एक और ना ही दो सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है, कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढाड़ बाड़ तंत्र। नेक्स्ट है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु पाई जाती है, नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनें। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है एंडलूसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। सोनभद्र जनपद में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। दूसरा है केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और तीसरा है गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश बोल्टीय परियोजना है। और इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन कौन से कथन है कि मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, तो ये बिल्कुल सही है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, ये भी सही है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है, ये गलत है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ स्थान है, एक तरफ ऊर्जा है। तो आइए देखते हैं पावगढ़ में क्या है, तो सौर है। तातापानी में क्या है, तो भूतापीय है। मुंपदल में क्या पाया जाता है, तो ये है पवन। और काकरापर में परमाणु आणविक केंद्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 1, 4। अगला है एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा कसावा, ये भी सही है। क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, ये भी सही है। मूंगफली के बीज, ये सही नहीं है। कुल्थी, ये भी सही नहीं है। सड़ा आलू, ये बिल्कुल सही है। और
चुकंदर। तो ये चारों सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 5 और 6। नेक्स्ट देखते हैं कि सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से बताइए कौन सा कथन सही है। तो आइए इसका देखते हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी पंपों के लिए नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन बालों के लिए नहीं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु एवं गुजरात में। ये समुद्र के किनारे भी है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा समुद्र के किनारे हवाएं चलती है, तो पवन ऊर्जा की विकास की संभावनाएं अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो आइए कथन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, ये तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है, ये गलत है। भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले को आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा भारत प्रकाश वोल्टेज इकाइयों के प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये गलत है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें या किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, और इसका जो आंसर है इनमें से बताना है कि कौन सा सही कूट है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कैम्बे बेसिन, ये भी कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये तीनों में शैल गैस की संसाधन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों के उत्पादन 2014 की दृष्टि के सही अवरोही क्रम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2014 का है, ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप देख लीजिए 2014 में जो अवरोही क्रम में है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, यानी ये घटते क्रम में है। अगला है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर में। ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन जैविक संसाधन नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध जल। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल, इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशतांक 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित करना है कि कौन सा है। इसका ये आंसर जो होगा वो होगा सी, 1 जल, प्राकृतिक गैस, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, उसके बाद डीजल का। सबसे ज़्यादा जल का, उसके बाद प्राकृतिक गैस का, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा का, उसके बाद डीजल का। अगला प्रश्न है कि फोटोवोल्टेइक सेल संबंधित है, किससे संबंधित है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा से है फोटोवोल्टेइक सेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी यूरेनियम, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। इनमें देखना है कौन सुमेलित नहीं। एक तरफ तेल शोधनशाला है और किसके द्वारा स्थापित किया गया है उसके बारे में है। तो बीना जो मध्य प्रदेश में बीपीसीएल के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। तातीपाका जो आंध्र प्रदेश में है ओएनजीसी के द्वारा, ये भी सही है। डिगबोई असम में है आईओसीएल के द्वारा, ये भी सही है। कोयली गुजरात में है एचपीसीएल के द्वारा, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए इसका देखते हैं। एक तरफ गर्म जल स्रोत है, एक तरफ अवस्थित, कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात करते हैं मणिकरण के, तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी ये जम्मू कश्मीर, ये गलत है। अनहोनी मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। तप्त पानी उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिगबोई असम में है। भारत के सबसे पुराना तेल का भंडार है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारापुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संलग्न तापमान, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश। ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के पहले प्रश्न पे चलते हैं कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। उर्वरक उद्योग के लिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी कास्टिक सोडा, जबकि नेफ्था, सल्फर, जिप्सम ये कच्चा माल है उर्वरक उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी है और एक तरफ कहाँ अवस्थित है उसके बारे में है। तो आइए देखते हैं। जो बाल्को है वो कहाँ है, वो कोरबा में है। हिंडाल्को जो है वो है रेणुकूट में, और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वो है हीराकुंड में, और जो नाल्को है वो है कोरापुट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड को सहायता से सही उत्तर बताइए। एक तरफ स्थान है, एक तरफ उद्योग है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो बेंगलुरु जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो वायुयान के लिए। कोरबा एल्युमिनियम के लिए। जमशेदपुर किसके लिए, तो लौह अयस्क के लिए। और मलाजखंड जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है बिहार में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं, तो महाराष्ट्र में, वहाँ बहुत सारे मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप पे स्थित है, ये सही नहीं है। जबकि गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन होना चाहिए, उच्चतर सुक्रोज अंश भी होना चाहिए, लंबी पेराई संदलन अवधि होना चाहिए। तो इसका सही आंसर डी है। अगला है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन है, स्वर्ण त्रिभुज, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ये स्वर्ण त्रिभुज कहलाता है भारतीय पर्यटन में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ये देखना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, बाकी सब गलत है। तो जो उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो बिहार में डालमिया नगर एक स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ये देखना है इनमें से कौन सा सुमेलित
नहीं है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। सीमेंट पोरबंदर में, ये बिल्कुल सही है। पेट्रो रसायन नागथेन में, ये भी सही है। चीनी सिलवासा में, ये गलत है। लोहा एवं इस्पात राउरकेला में, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सी, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है। मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में। अगला है, भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया था पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी। भारत में प्रथम कपास मिल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में हुई थी, लेकिन ये सफल नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्रावती। अगला प्रश्न है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामनगर में। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा नगर के। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका क्या कारण हो सकता है। इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र है और एक तरफ राज्य है कहाँ कहाँ स्थित है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अलुपुरम जो है वो केरल में स्थित है। अंगुल उड़ीसा में स्थित है। बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है और एक तरफ उद्योग है। आइए देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है काकीनाड़ा जो है वो जूट वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना रेशम के लिए। और भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट भारत तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है। भिलाई स्टील प्लांट, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस का। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा भिलाई मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। जबकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई मध्य प्रदेश में ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र का। नेक्स्ट है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। किसे नहीं उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VSL भद्रावती को लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है कोयले की। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और उसका पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है आगरा। अगला प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है,
भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदरगाह क्षेत्र। भारतमाला परियोजना बंदरगाह क्षेत्र के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52 52वां। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर एवं पोरबंदर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई लगभग है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.15 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस गैस पाइपलाइन परियोजना है, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था, यह ईरान से भारत तक फैली हुई है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। केवल 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन का 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ऑप्शन सी है। अगला है, भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है कि वर्तमान में भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये गलत है, जबकि संपूर्ण कोंकण तट पर भारतीय रेल का नेटवर्क विकसित हो चुका है, ये बिल्कुल सही है। हिमालय क्षेत्र में रेलवे लाइनों की सघनता बहुत कम है, ये भी सही है पहाड़ी क्षेत्र के कारण। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में रेलवे का नेटवर्क सघन है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारंदमुख पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरमुगाओ। अगला है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? और इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 4 महानगरों को जोड़ती है भारत के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि, कोचीन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, कारबुद, नाथुबाड़ी, बारदे, बादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेल सुरंग सबसे बड़ा पीर पंजाल के, उसके बाद कम है उससे कारबुद, उससे और कम है नाथुबाड़ी, उसके बाद है बरदे बादी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है और इससे जुड़े शहर है, तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो NH4 चेन्नई और हैदराबाद, ये गलत है। NH6 मुंबई और कोलकाता, ये भी गलत है। NH15 अहमदाबाद और जोधपुर, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कोंकण रेलवे जोड़ता है कहाँ से कहाँ तक? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहा से मैंगलोर को। कोंकण रेलवे कहाँ जोड़ता है? रोहा से मैंगलोर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को। 2 रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कोच्चि बंदरगाह से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजमार्गों के विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। दूसरा, इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित ये बात हो रही। तीसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। चौथा है पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 सही है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है और ये उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांडला। चेन्नई, पारादीप और तुतीकोरिन भारत के पूर्वी तट पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक है जो सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, ये सुमेलित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का भुवनेश्वर में है, ये गलत है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। और इसका आंसर है कहाँ मिलेंगे? तो झांसी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताइए कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो आइए देखते हैं। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। नेविगेशन और फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है, ये भी सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है, सिल्टेशन रोकता है, तो ये भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टिड्डल पोर्ट्स है, तो इसका ये भी सही आंसर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 4। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य भी है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी में, जो मुंबई से थाने चला था डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन सही नहीं है। जबकि इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिम घाटों को पार करते हुए गुजरता है, ये भी सही है। और जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बने उसने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ये सुमेलित नहीं है। जबकि कोच्चि प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कांडला ज्वारीय पत्तन है। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी थी? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। अगला है यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है,
परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकते हैं? तो रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक मीटर टन पर किलोमीटर लागत सस्ती है, ये गलत है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कारों, बसों तथा दोपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है, ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा यह स्टेटमेंट 1, 2 और 4, कौन सा? तो 1, 2, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले चैप्टर के पहला प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2021 के अनुमानों के अनुसार भारत में किनमें से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था को। अगला है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड की। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। आदिवासियों की आबादी की प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, वो राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 से 1971 के बीच। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना प्रतिशत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31%। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान प्रथम है। अगला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार की। अगला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 918। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड की। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 है। नेक्स्ट देखते हैं अगले चैप्टर के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के मूल निवासी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेंगमा जनजाति। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति है, एक तरफ अवस्थित है, कि वो किस राज्य में स्थित है? और इसका जो आंसर हो जाएगा अंगामी नागालैंड में, ये बिल्कुल सही है। बिरहोर झारखंड में, ये भी सही है। खस अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। टोडा तमिलनाडु में, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स PVTGS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन है। ये 4 कथन दिया हुआ है और कौन सा सही है ये देखना है। तो आइए देखते हैं। PVTGS देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, देश में अब तक 95 PVTGS आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया, ये गलत है। PVTGS की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूरब सही क्रम को पहचानिए। पश्चिम से पूरब मतलब वेस्ट से ईस्ट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गारो, खासी, जयंतिया, नागा। गारो, खासी, जयंतिया और नागा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। इरुला, चेंचू और सुमाली जनजातियाँ केरल में पाई जाती है, ये भी सही है। गर्सिया जनजाति गोवा में पाई जाती है, ये गलत है। गद्दी जनजातियाँ जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के चलवासी पशु चारक है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी का। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ी। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में कौन से बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जौनसारी। जौनसारी उत्तर प्रदेश के बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करती है। अगला है, अंडी और उपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो से। निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरबा। कोरबा एक आदिम जनजाति है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ मूल राज है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो थारू उत्तर प्रदेश में है, भील राजस्थान में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में और मुंडा जनजाति झारखंड में। आंसर डी हो जाएगा। अगला है, फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ क्षेत्र है, ये देखना है। तो आइए देखते हैं। बिरहोर जो है वो झारखंड में है, भूटिया सिक्किम में है, टोडा जो है वो तमिलनाडु में है, सेंटिनलीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन सा इसमें से सुमेलित है। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो लिम्बू सिक्किम का, ये बिल्कुल सुमेलित है। कार्बी हिमाचल प्रदेश का, ये गलत है। डोंगरिया कोंड उड़ीसा का, ये सुमेलित है। बोंडा तमिलनाडु का, ये सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झूमिंग करते हैं कौन लोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खासी जनजाति लोग। नेक्स्ट है, खाली स्थान, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ किससे है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगोलॉयड जनों से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले टॉपिक के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होता है। अगला है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था,
कब बनाया गया था आपदा प्रबंधन एक्ट? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा है, एक तरफ प्रभावित क्षेत्र है। तो जो बाढ़ है वो उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में बहुत आता है। भूकंप है जो हिमालय क्षेत्र में आता है। 2 और सुमेलित करना है, उसे भी देख लेते हैं। सूखा जो है वो कहाँ ज़्यादा आता है? तो वो पश्चिम एवं मध्य भारत के क्षेत्र में, और सुनामी भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्र में आता है। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3-1, 2-1, 3-4। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। क्या कारण था भोपाल गैस दुर्घटना का? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होना भोपाल गैस दुर्घटना का कारण है। अगला है, वर्ष 1984 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? इस तरह के भी प्रश्न पूछ जाते हैं पलट के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है कि वृष्टि प्रस्फोट बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइए उसे चेक करते हैं। इसे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से आई बहुत सारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। ये सही है। ऐसा अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ये भी सही है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत ही तीव्र वर्षा अर्थात कुछ ही घंटों में 250 से 300 मिलीमीटर तक होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ऐसा केवल दिन के समय में होता है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो कभी भी हो सकता है, दिन या रात में। 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के किन तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है भारत को। अगला है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थापित है। कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। भारत का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक पठार। नेक्स्ट है, चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु आपदा से संबंधित है। आइए अगले कथन एवं कारण को देखते हैं कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और कारण हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एसर्शन भी सही है और रीजन भी, और रीजन व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि हिमालय में भूस्खलन के आवृत्ति में वृद्धि हुई है और वो जो बड़े पैमाने पर खनन कार्य हो रहा है उसका भी कारण है। नेक्स्ट है, फिर से कथन और कारण का कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं को मेखला में पड़ता है। तो ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। नेक्स्ट फिर से कथन एवं कारण है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। ये बिल्कुल सही है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो ये भी सही है और ये भी व्याख्या सही करता है कथन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट फिर से कथन और कारण है, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण है क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ गई। तो यह कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। उसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है ये बिल्कुल सही है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, ये भी सही है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये गलत है।
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि मिजोरम में स्थित पावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला पर्वत उद्यान। जो मिजोरम में स्थित है पावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान, उसको अन्य नाम से नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है और वो किस राज्य में स्थित है इसके बारे में वर्णन है। तो मुकाम्बिका कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है। डालमा झारखंड में, ये भी सही है। नैयर छत्तीसगढ़ में, ये गलत है। कोटीगांव गोवा में, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, एक तरफ परंपरा है, एक तरफ राज्य के बारे में है, कौन सा सुमेलित है इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में, ये बिल्कुल सही है। खोंगजम परवा गाथा गीत मणिपुर में, ये भी सही है। और ये जो थांगटा नृत्य सिक्किम में, ये गलत है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। अगला है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप में। अगला है, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। यह अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहीं ऐसी जड़ें पाई जाएगी, ताकि जगह जगह पानी जम जाएगा तो इसी पुल से लोग पार होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम गुजरात के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किनमें सिंह पुच्छी बानर मैकॉन्ग अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये 3 जगह पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राजीव गांधी उड़ान संस्थान स्थापित किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के साथ। अगला है, एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। और निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है इनमें से चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ये था इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2। इसके साथ ही इंडियन ज्योग्राफी जो दृष्टि बुक में अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है वो पूरे समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे दृष्टि के इसी बुक से विश्व के भूगोल का प्रश्न, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किए हैं तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।